आज पूरी दुनिया में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। और ये वो मौजू है, ये वो मसला है जो हम सब का मसला है। अमूमन डॉक्टर आता है तो वो उसकी स्पेशलिटी होती है, वकील आता है उसकी स्पेशलिटी होती है ना जी। कोई फैशन डिज़ाइनर आज हम कहते हैं ये इसके एक्सपर्ट है। माहौलियात एक ऐसा मसला है, एनवायरनमेंट ऐसा मसला है जिसका हम सबको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अगर हमने इस मदर अर्थ को खूबसूरत उस तरफ वापस लेके जाना है जिस सूरत में ही हमें मिली थी। डॉक्टर आमिना हसन जो कि पाकिस्तान की लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इससे जुड़े मसाइल को बहुत दिल से पैशनेटली उन पे काम करती हैं, आज हमारे राइजिंग पाकिस्तान के इस सेगमेंट में हमारी मेहमान हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। इस दफ़ा वो बड़ा कोई हमने कोई रेस लगाई हुई है कि जी बीट द प्लास्टिक। ये क्या रेस है डॉक्टर साहब? इस थीम के बारे में हमें बताएं और बताएं कि ये इंसान ये रेस जीत जाएगा कि नहीं। आपने बहुत ही एक गंभीर सवाल कर दिया शुरू में ही बट हाँ, इस दफ़ा जो है वो यूएन का एनवायरनमेंट जो डे होता है उसके लिए इसी थीम का इंतखाब किया गया। मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताना चाहूँगी कि दिस इज़ द 50th ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे। 1972 में ये यूएन ने शुरू किया था और इस दफ़ा जो पोल्यूशन उसके ऊपर प्लास्टिक पे जाने से पहले मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसे जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे पूरे ग्लोब को। तो क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ अब हर कोई जानता है, बोलता है, बात करता है उसके बारे में, और हम ये भी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक है कि हमारा दर्जा हरारत ज़मीन का जो है वो गाहे बगाहे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, जिसमें हमारा पेट्रोल का इस्तेमाल है, गैस का इस्तेमाल है और बहुत से केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ में से जो पोल्यूशंस निकलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा दर्जा हरारत दुनिया का वो बढ़ रहा है। और उस दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से हर एक डिग्री अगर बढ़ेगा तो उससे प्रेसिपिटेशन जो है वो 40 टाइम्स ज़्यादा जो है वो होती है। उसका क्या मतलब है कि बादल ज़्यादा बनते हैं। आपने देखा होगा जब गर्मी में हम पानी को उबालते हैं तो उसके अंदर से भाप निकलती है। तो कुदरत में भी यही निज़ाम है कि जहाँ जहाँ पानी होता है वो हवा में बुखारात की शक्ल में जाता है और बादल बनाता है। ठीक है। और बादलों की वजह से भी बारिशें होती हैं। तो आप इसका अंदाज़ा कर लें कि जब दर्जा हरारत बढ़ रहा है उसके साथ आपने गौर किया होगा कि बारिशों का भी सिस्टम एक अजीब व गरीब सा शुरू हो गया है और अनप्रेडिक्टेबल है, हमें पता ही नहीं होता और अचानक बारिश आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो अचानक भी आ जाती है और फिर वो जिस नौयत की बारिश है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में बचपन में चले जाएं तो हमने ऐसी कोई चीज़ पहले नहीं देखी। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। अभी हम रिसेंट ही बात करें तो अब जून शुरू हुआ, लेकिन लास्ट वीक जो है वो इतनी शदीद सर्दी थी और बारिश सिर्फ ये नहीं है कि उसका मौसम पे असर होता है, उसका फिर इफ़ेक्ट होता है सारी इकोसिस्टम पे, जिसमें जानवर भी हैं, नबातात भी हैं, हैवानात भी हैं और फसलों का नुकसान एक अलहदा चीज़ है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वालिदैन कहते थे भाई गंदुम का मौसम है, कटाइयों का मौसम है, दुआ करो बारिश ना हो। तो वी वुड थिंक अच्छा इतनी क्या बड़ी बात है, हम तो बारिश होती है बच्चे बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जो है इस सारे सिस्टम की तब्दीली के अंदर जो बहुत से चैलेंजेस हैं, इसमें ज़राअत का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। छोटी सी मिसाल दे के आपको समझाती हूँ कि अभी जब लास्ट वीक, बल्कि ये पूरा मई वॉज वेरी कोल्ड एज सच। आम हालात में इतनी सर्दी नहीं होती, मई में गर्मी शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हमारे यहाँ फूल के बूटे लगे हुए थे, उसके अंदर जो फ्लावरिंग आई, बर्ड्स आई और एकदम से ठंड आ गई तो वो वहीं फ्रीज़ हो गए और उनके फ्लावर्स बंद हो गए। तो अब आप इसको एक बड़े स्केल के ऊपर देखेंगे, जहाँ पे इतना बड़ा खेत, किसी भी सब्ज़ी या फल का कोई भी ऑर्चर्ड हो, वहाँ पे अगर फ्लावर ही नहीं बनेगा तो फिर फ्रूट का तो सवाल नहीं पैदा होता। तो ये बहुत एक मुश्किल सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं और इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसलिए जैसा आपने अभी कहा कि हम सबको एनवायरनमेंट एक्सपर्ट या एनवायरनमेंटलिस्ट होना पड़ेगा इफ़ वी हैव टू टैकल दिस ह्यूज जो हमारे सामने एक क्या कहते हैं हवा बन गया है।
उसको अगर हमने ड्रेस करना है तो फिर हम सबको मिल के उसके लिए कुछ ना कुछ अपने लेवल के ऊपर करना बहुत ज़रूरी है। करना क्या है जी, आप बताएं, ख़ास तौर पे प्लास्टिक की रेस जो लगी हुई है। हाँ जी, जब प्लास्टिक की रेस लगी हुई है उससे हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लास्टिक आ कहाँ से रहा है और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जिस तरह आपने कहा, हम अपने हद तक अगर देखें तो आप ज़रा नज़र दोहराएं कि आपके इर्द गिर्द जो है वो प्लास्टिक की कितनी चीज़ें हैं, या घर में आपके किचन के अंदर प्लास्टिक की कितनी चीज़ें हैं। बच्चों के लंच बॉक्स हैं, बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स हैं, हर कंटेनर जो है वो रंग बिरंगा आपको अच्छा लगता है, बच्चों के टॉयज़ हैं। बहुत ज़्यादा। उसके अलावा सबसे बड़ा मैं कहूँगी कि हमारा चैलेंज है वो प्लास्टिक बैग्स का है। Exactly. जो हम ख़रीदते हैं, जाके सब्ज़ी ख़रीदते हैं या कुछ भी ग्रॉसरीज करते हैं, जिसको शॉपर कहते हैं। जिसको शॉपर कहते हैं हम। बिल्कुल। तो वो एक बहुत ये सब चीज़ें जो इतनी, एक एस्टिमेट है कि अराउंड 400 मिलियन जो है वो प्लास्टिक, टन्स ऑफ प्लास्टिक इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, और ये जो है सारा वेस्ट में जाएगा। 50% ऑफ इट इज़ वन टाइम यूज़ प्लास्टिक, वो जिसमें आप कहें वो नहीं होता, हम जाते हैं समोसा खाते हैं या चाट खाते हैं तो उसमें भी एक प्लास्टिक का चम्मच होता है, एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ गार्बेज में चला गया, एक प्लेट हुई वो गार्बेज में चली गई। इसी तरह शॉपर की हमने बात की, बिल्कुल वो 50% ऑफ दिस टोटल अमाउंट। इवन जो बॉटल्स हैं, ये जो हमारे फिजी ड्रिंक्स हैं या पानी की, वो ज़्यादातर तो वन टाइम यूज़ ही बिल्कुल। अब तो ये इस बात पे दोबारा आया जा रहा है कि जी बॉटल्स ये सब जो हैं वो होनी चाहिए आपकी शीशे की। तो ये हम अपने बचपन में जाएं तो हमें याद है कि ये शीशे की ही हुआ करती थी, एंड देन वी वेंट टू प्लास्टिक, और अब प्लास्टिक से फिर हम कह रहे हैं कि शीशे की तरफ आना चाहिए। तो आपने जो कहा कि हम कर क्या सकते हैं, मैं इसमें थोड़ी सी एक और अलार्मिंग बात बता दूं, शायद इसको सुन के लोग ये करने लगें। ईच वन ऑफ अस, हमसे जितने लोग हैं, चाहे वो कहीं पे भी रहते हों, वो हमारे जो फूड के थ्रू है या पानी के थ्रू है या एयर के थ्रू है, हम प्लास्टिक के माइक्रो जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं उनको इंजेस्ट करते हैं। 50,000 पार्टिकल्स एनुअली ईच पर्सन, हम में से हर बंदा वो इनहेल कर रहा है या पी रहा है या खा रहा है, हमारे अंदर जा रहा है। तो अगर आप ये समझ जाएं, इससे बहुत सी बीमारियों का भी लिंक बनता है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है तो शायद हम थोड़ा सीरियस होकर इसको एड्रेस भी करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि हम लोग घरों में ही, जिस तरह टॉयज़ हो गए, ये सारी चीज़ें, तो ये तो स्पेशली हमारे घरों से ही चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, बाहर जाके तो इस तरह से नहीं हो रही। अब किस तरह से ये हम लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ख़वातीन घर में ज़्यादा होती हैं, वही सब चीज़ें डील कर रही होती हैं, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल में कि माँ सिर्फ घर में काम नहीं कर रही होती है, बल्कि वो केयर टेकर होती है एक पूरी फैमिली की। और रिसर्चेस में ये बात बहुत वाज़ेह है कि जो फैमिली हेल्थ है और न्यूट्रिशन है, उसमें माँ का बहुत या ख़ातून का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अगर उनको ये चीज़ समझ में आ जाए, और डिसीजंस भी किसी हद तक जो ये सब चीज़ों के वो लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सिंपल बात है कि अगर आप प्लास्टिक पे बैग यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि अगर ना करना पड़े तो अच्छी बात है, उसकी जगह आप एक कपड़े का थैला रख लें। पहले ज़माने में भी ऐसा होता था, टोकरियाँ भी लेके जाते थे, कपड़े का थैला भी। मैं खुद भी अपने बैग में 2-3 लपेट के इतने से हो जाता है, आप रखे होते हैं, और कहीं जाएँ ग्रॉसरीज आप उसमें डलवा लेते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो अगर हम में से हर कोई ये करना लगे तो मेरे ख्याल में किसी हद तक हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात, चॉइसेस। हमारे यहाँ कमर्शलाइजेशन की वजह से बहुत सी चीज़ें लो कॉस्ट में मिल जाती हैं, तो लोग उस वजह से उसको ख़रीद लेते हैं। वो खूबसूरत भी लगती हैं, बड़ी रंगीन होती हैं प्लास्टिक की चीज़ें। तो ख़वातीन को कोशिश करनी चाहिए कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी की तरफ जाएं। अपने घर वालों की और अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करें कि प्लास्टिक के बर्तन और दूसरी चीज़ें कम से कम ख़रीदें। और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए जो खिलौने हैं,
जो टॉडलर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे अभी उन बोलना भी नहीं शुरू करते, वो मुंह में हर चीज़ डालते हैं। एग्जैक्टली। और आप सोचें कि यही जो प्लास्टिक वो मुंह में डाल रहे हैं, उसके माइक्रो पार्टिकल्स इतनी छोटी उम्र में उसके अंदर जा रहे हैं। तो इससे तो बहुत सी रिसर्च हुई है कि इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, और उनकी कॉग्निटिव यानी उनकी सीखने की सलाहियत पे असरअंदाज होती है। तो इसको हम ये सिर्फ ना सोचें कि हमारी गली में कचरा पड़ा हुआ है तो वो एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम आपके घर के अंदर से शुरू होके बाहर जा रहा है। एग्जैक्टली। सो वी नीड टू एड्रेस इट राइट इनसाइड द हाउस। तो जो डिजास्टर्स भी जो आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से, जो कभी सैलाब हम कह रहे हैं, कभी हीट वेव कह रहे हैं, उन डिजास्टर्स में भी अभी खवातीन की बात रुशना कर रही थी, इफेक्ट भी फिर बहुत ज़्यादा खवातीन ही हो रहे होते हैं, बच्चे हो रहे होते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अगर क्लाइमेट चेंज से, वैसे तो अर्थक्वेक में भी हमने एग्जांपल ले सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी मच रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्लाइमेट चेंज में जिस तरह फ्लड्स, हमें लास्ट ईयर ही देखिए कितने स्वेयर फ्लड्स थे, 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर, मिलियंस के हिसाब से लोगों के घर डिमोलिश हो गए। अब सोचिए कि एक औरत, क्योंकि मैं और आप यहाँ बैठे हैं, अर्बन और रूरल औरत में बहुत फ़र्क होता है, तो वो वल्नरेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होती है। जो अपने गांव से कभी निकली नहीं, अगर उनके घर में मर्द उस वक्त नहीं होंगे तो वो उन बच्चों को लेके किस तरह से मैनेज करेगी, अपने लिए फ़ूड को किस तरह से एक्सेस करेगी, हेल्थ सर्विसेज को किस तरह से एक्सेस करेगी, एजुकेशन उसके पास नहीं है तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट भी हो रही है तो उसको किस तरह से वो समझ पाएगी ताकि उस तरह से एक्ट कर सके। तो मिटर्निटी इज़ अनदर इशू। आपको हमने देखा कि कितनी औरतें थीं जो ज़च्चगी के उनके मराहिल में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल में 400 से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पाकिस्तान के फ्लड्स में इफ़ेक्ट हुई है। और ओनली लास्ट ईयर इसको ये भी देखें कि सिर्फ ये नहीं कि दिक्कतें वो, उसके अलावा उनकी फसलें खड़ी हुई वो ख़त्म हो गई, तो आपका लाइवलीहुड भी इफ़ेक्ट हुआ। फिर वो जो अपनी केयर गिविंग का उसका प्रोसेस है, जिसके अंदर फूड भी है और बाकी सारी सहूलियात हैं, जब उसके पास नहीं है और नहीं कर पाती तो वो एक उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की सिचुएशन भी बन जाती है कि मैं नहीं कर पा रही अपनी फैमिली के लिए कुछ भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अब आप शायद आपको आप कहें कि अरे ये क्या बात कर दी आपने, ये कोई सवाल है करने वाला, लेकिन मेरे ऐसी बचपना सा मुझे सवाल करने पे मजबूर कर रहा है कि अगर हम हज़ारों साल की तारीख इस कुराए अर्ज़ के देखें तो क्लाइमेट तो बदलता रहा है। ये कोई पहली दफ़ा क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा। पहले हमने सुना है कि जी पूरा बिल्कुल ही बर्फ बहुत ज़्यादा थी, फिर मतलब हर तकरीबन 400-500 साल के बाद ये एक साइकिल आता है। तो क्लाइमेट ने तो बदलना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इंसान की रॉन्ग डूइंग्स की वजह से जी इंडस्ट्रियल एमिशंस, कार्बन एमिशंस हैं जी, या ये है जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है, वो कोई ना कोई तो बहाना बनता रहा होगा जो क्लाइमेट बदलता रहा। तो शायद ये इंसान का किया धरा इतना नहीं है, जबकि कुर्राए अर्ज़ का अपना ही एक साइकिल है जिससे वो गुजरती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मतलब आई एम नॉट बीइंग डेविल्स एडवोकेट, बट इट्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि साइकिल्स जो है वो हमारे सीजन्स भी चेंज होते हैं और लॉन्ग टर्म में वेदर पैटर्न्स भी चेंज होते हैं। लेकिन जो एक चीज़ हम जो फैक्टर इसमें हम देखने की ज़रूरत है वो हमारी पॉपुलेशन है। आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले या 1000 साल पहले पॉपुलेशन जितनी थी उसके लिए हमारे पास जो वसाइल थे वो लामहदूद थे तकरीबन, समझें आप। लेकिन हमारी पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़े। ज़मीन वही है, दरख्त पहले से कम हो गए हैं, पानी पहले से कम हो गया। इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा सर्वाइवल भी ना, ह्यूमंस का। तो जब ये कम हो जाएंगे और उसके साथ जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, अपनी गाड़ियाँ नहीं होंगी तो उतनी ट्रांसपोर्ट में वो ट्रैवल करने की ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ें जब वसाइल ज़्यादा कंज्यूम होने लगें तो उनसे फिर जो आपकी गैसेस हैं जो माहौल को ख़राब करती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दो हैं, वो भी ज़्यादा फिर एमिट होती हैं। तो मेरे ख्याल में जो स्केल है, आप सही कह रहे हैं कि जो कम चीज़ होती है, जैसे पानी उबलने लगता है तो आप आग आहिस्ता कर देते हैं तो वो थम जाता है, मगर अगर आप उसको ना आहिस्ता करें तो वो तो उबल के फिर बाहर आ जाएगा और वेपोरेट ख़त्म हो जाएगा।
तो ये हम उस सिचुएशन में जा चुके हैं जहाँ पे हमारे वसाइल जो हैं वो महदूद होते जा रहे हैं। और वसाइल इसलिए कह रही हूँ कि पहले दरख्त इतने होते थे कि हम जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस करते थे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे। इसी तरह पानी के जितने भी आप झीलें होंगी या दरिया समुंदर, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते थे। तो अब आप अगर उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा ये गलाज़तें हम प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी क्या कहते हैं, वो उसको नहीं हैंडल कर पाएंगे, और जो बकाया जात रह जाएंगे वो आपकी इन्वायरमेंट में रहेंगे और वो आपकी ज़मीन की दर्जा हरारत को मज़ीद बढ़ाते जाएंगे, कंटिन्यूसली आपको इफेक्ट करते जी। इसमें ये देखें ना, पॉपुलेशन अगर 100 थी तो उसके लिए आपको चलो एक साल में कितने जानवर चाहिए होंगे खाने के लिए। एग्जैक्टली। अब आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी 20 करोड़, तो उसको खाने के लिए कितने जानवर चाहिए होंगे। तो आपको पता है मीथेन गैस जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मेन फैक्टर्स वो जो आपका हमारे जानवरों का फुजला होता है उसमें से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है। सबसे बड़ा पोल्यूटेंट जो गोबर से। और आप कहते कैसे हम कर सकते हैं, तो हमें पता है कि बायोगैस प्लांट लगाया जा सकता है, मगर उसको उस तरह से रिलीजियसली हमने फॉलो नहीं किया। अगर हम इसको मैंडेटरी कर दें तो ज़ीरो एमिशन स्मॉल स्केल पे हो सकता है। और उसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि आपके एक एनर्जी का सोर्स भी बन रहा है, और जी बहुत से मैंने एक दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो छोटी कुछ फैक्ट्रीज़ भी हैं, उन्होंने खुद बायोगैस प्लांट से गैस बना के गैस से फिर वो अपना जनरेटर चलाते हैं और सारी हाँ जी इलेक्ट्रिसिटी वो उससे यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम में चाइना में काफ़ी काम किया है और रही हूँ। तो चाइना में एक दो रिसर्चेस का भी पार्ट रही जहाँ पे ज़ीरो एमिशन, आज से 20 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जिसमें आप एक ही यूनिट है, फार्म है या फैक्ट्री है, उसको आप ज़ीरो एमिशन कर देते हैं कि उसमें से जो कुछ आपके गैसेस निकल रही हैं या लिक्विड्स निकल रहे हैं उनको रीयूज़ कर सकें आप, या सॉलिड वेस्ट निकल रहा है और वो ज़ीरो इफेक्ट कर रहे हैं, ज़ीरो इफेक्ट कर रहे हैं। आपकी एमिशन जो आपकी कंट्रीब्यूशन टू द एमिशन इज़ नैरोड डाउन टू ज़ीरो। डॉक्टर आमना, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े आसान अल्फाज में, आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैं कह रहा था कि एनवायरनमेंट से जुड़े सवालात बड़े मुश्किल और गंभीर होते हैं, इनके जवाब बड़े आसान से मिलने चाहिए। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि आपने बिल्कुल इस ज़बान में बात की कि मुझे, रुशना को और हमारे नाजरीन को आसान से बात समझ में आ गई। बिल्कुल, और ऐसे लग रहा था कि हम कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे हम बैठते हैं चाय का कप लेके नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, वो चीज़ें बहुत आसान होगी और समझने के लिए भी वो बहुत बेहतरीन होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। आपको राइजिंग पाकिस्तान आज का कैसा लगा, मुझे, रुशना को और हमारी टीम को ज़रूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और हमारे इंस्टाग्राम पे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर अगर ज़िंदगी रही। खुदा हाफिज़।